सतीश चंद्रा सर द्वारा संकलित भौगोलिक चिंतन के विभिन्न प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 2 आज स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? तो निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय हिप्पोक्रेट्स को जाता है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेट्स को, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रैबो को, सी बफन को, डी इसका उत्तर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स को। निश्चयवाद शब्द जैसे ही आता है हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि ये जर्मनी स्कूल के कोई विद्वान होंगे, जैसे रेडजेल निश्चयवाद के स्थापक माने जाते हैं। जबकि रेडजेल या फिर जर्मन स्कूल जो भी कहें हम, उसके पहले हिप्पोक्रेट्स ने ये निश्चयवाद की अवधारणा प्रकट कर दी थी। उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर दिया था कि निश्चयवाद होता क्या है। उन्होंने बताया था कि अलग अलग प्रदेशों में कैसे पर्यावरण लोगों को कंट्रोल करता है। जैसे उन्होंने बताया कि अगर हम उत्तर की तरफ होते हैं तो वहाँ के लोग स्ट्रांग होते हैं, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, जबकि दक्षिण में जस्ट इसका उल्टा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम व्यवहारिक संभववाद शब्द का प्रयोग किया? व्यवहारिक संभववाद, ध्यान रहे कि ये सिर्फ संभववाद नहीं है, संभववाद के जनक वाइडल डी लाप्लास को माना जाता है, और ये है व्यवहारिक संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टैथम ने किया। टैथम ने व्यवहारिक संभववाद शब्द दिया था। अगर हम इनके विकल्पों पे जाते हैं तो विकल्प ए रिटर ने, विकल्प बी टैथम ने, विकल्प सी ब्रून्स ने, या डी टेलर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टैथम ने। रिटर निश्चयवाद के समर्थक थे और रिटर को आर्म चेयर वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। टेलर ने नवनिश्चयवाद सिद्धांत दिया, या रुको और जाओ नवनिश्चयवाद कहते हैं। ब्रून्स ने दिया था क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता अर्थात प्रकृति क्रियाशील है, निरंतर है, जिनका ये कथन है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में आ जाता है और नेट। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत का जो मूल सिद्धांत है वो भौगोलिक विकास है। इसका विकास हुआ है वो भौगोलिक विकास से हुआ है। अगर हम इनके ऑप्शन पे जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक विकास, ऑप्शन बी भौगोलिक एकता, ऑप्शन सी भौगोलिक परिवर्तन, या ऑप्शन डी भौगोलिक स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौगोलिक विकास। नंबर 4, भूगोल को मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करना चाहिए, यह दृष्टिकोण है। तो भूगोल को मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करना चाहिए, यह क्रांतिकारी संप्रदाय का दृष्टिकोण है। क्रांतिकारी संप्रदाय मानव कल्याण की बात करता है। यह मात्रात्मक क्रांति के बाद आया था। मात्रात्मक क्रांति जहाँ की बस दिखाना होता है कि कैसे भूगोल और व्यापक तरीके से भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं, उसके आलोचना में आया था क्रांतिकारी संप्रदाय। मात्रात्मक क्रांति की आलोचना में क्रांतिकारी संप्रदाय आया था, और क्रांतिकारी संप्रदाय का दृष्टिकोण है कि भूगोल को मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। भूगोल का अध्ययन हम मानव कल्याण के लिए करें कि किस प्रकार भूगोल मानव को और विकसित बना सकता है। पारिस्थितिक संप्रदाय की बात करें तो इसे बैरोज ने दिया था। अमेरिकन स्कूल से पारिस्थितिकी संप्रदाय का उद्विकास माना जाता है, बैरोज ने दिया था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? प्राणी भौगोलिक प्रदेश वेलेस ने दिया था। वेलेस ने विभाजित किया था प्राणी भौगोलिक प्रदेशों को। तो भारतीय उपमहाद्वीप ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है। प्राणी भौगोलिक प्रदेश का श्रेय फिलिप स्क्लेटर एवं अल्फ्रेड वेलेस को दिया जाता है। वेलेस ने 6 प्रकार में विभाजित किया था कि 6 तरीके के हो सकते हैं प्राणी भौगोलिक प्रदेश। पहला है पूरा आर्कटिक या पैलियो आर्कटिक, दूसरा है नूतन आर्कटिक या नियो आर्कटिक, तीसरा इथोपियन, चौथा प्राच्य, पांचवा ऑस्ट्रेलियन और छठा नवायनवर्ती। तो भारतीय उपमहाद्वीप ओरिएंटल में आता है, और भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस, ताइवान आदि देश भी आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ओरिएंटल। चलिए अगले प्रश्न कारक के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। तो
ये जो विचारधारा है ये नियतिवाद की विचारधारा है। नियतिवाद में मानव को निष्क्रिय कारक समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, कि प्रकृति ही मानव को नियंत्रित करती है, प्रकृति मानव को रेगुलेट करेगी और मानव को शून्य समझा गया है इसमें। और नियतिवाद के प्रतिपादक रैटजेल हैं। जैसे कि पहले प्रश्न में हम लोगों ने देख लिया कि हिप्पोक्रेट्स रैटजेल के पहले आते हैं, तो अगर हिप्पोक्रेट्स आंसर में है तो हिप्पोक्रेट्स लगाएंगे, अदरवाइज़ हम रैटजेल को ही लगाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियतिवाद। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि इसमें ऑप्शन ए है निश्चयवाद और ऑप्शन बी है नियतिवाद। हम लोगों ने पढ़ा है कि निश्चयवाद और नियतिवाद एक ही है, दोनों का बस अलग अलग निश्चयवाद कहें या फिर नियतिवाद कहें, बात एक ही है। लेकिन ये प्रश्न आया हुआ था पीजीटी में और इसमें दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ था, निश्चयवाद और नियतिवाद, और इसका सही उत्तर नियतिवाद है। जो नियतिवाद ही माना गया है, तो हम भी यही ध्यान देंगे कि इसका सही उत्तर नियतिवाद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत है। मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत नियतिवाद का है। यह सिद्धांत नियतिवाद का है। जैसे कि हम पहले में भी देख चुके हैं कि नियतिवाद क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियतिवाद। नवनिश्चयवाद, जो इसका ऑप्शन बी है, नवनिश्चयवाद नियतिवाद और संभववाद के बीच की कड़ी है। वर्तमान में भी नवनिश्चयवाद की ही अवधारणा प्रचलित है, वर्तमान में भी हम नवनिश्चयवाद को ही मानते हैं। तो निश्चयवाद ना तो ये कहता है कि प्रकृति कंट्रोल करती है मनुष्य को, और ना ही ये कहेगा कि मनुष्य अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ स्वयं कर लेता है, प्रकृति का कोई रोल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बीच की कड़ी होती है कि प्रकृति डायरेक्शन देती है और गंतव्य स्थान पे मनुष्य को स्वयं पहुंचना होता है। तो ये अवधारणा है नवनिश्चयवाद, जिसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर महोदय रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नियतिवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नियतिवाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? हो जाएगा ऑप्शन ए रैटजेल ने मानव समुदायों पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की विवेचना किया था और इन्होंने कहा था कि मानव समाज क्रमिक चरणों में उन्नत हुए हैं और कि धीरे धीरे कैसे विकास हुआ है। और ये जो चरण हैं, इन्होंने 6 भागों में इन चरणों को डिवाइड किया है। तो पहला है आखेट एवं मत्स्य क्रियाएं, आखेट एवं मत्स्य क्रियाएं। बी है हल संस्कृति, कि पहले आखेट होता था, फिर धीरे धीरे हल संस्कृति आई। तीसरा है शस्य उत्पादन, हल बैल द्वारा खेत जोते जाने क्रिया, कि पहले हल संस्कृति आई, फिर हलों का ज़्यादा विकास हुआ और स्पष्ट तरीके से हल संस्कृति डेवलप हुई कि शस्य उत्पादन हुआ। चौथा है मिश्रित कृषि, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों किए जाने लगे। पांचवा है पशुपालन स्वतंत्र रूप से होने लगा, अलग से पशुपालन होने लगा, कि सिर्फ जो पहले होता था कृषि के लिए जो पशुपालन होता था, कि जैसे बैल पाल रहे हैं लोग जो कृषि में हेल्प करेंगे, उसके अलावा भी पांचवें में स्वतंत्र रूप से पशुपालन का विकास होने लगा था, स्वतंत्र रूप से लोग पशु पालने लगे थे। और छठा है बागवानी। तो इस प्रकार 6 भागों में विभाजित किया है, रैटजेल ने विभाजित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रैटजेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, ये कहा है प्रेस्टन ई जेम्स ने। प्रेस्टन ई जेम्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेस्टन ई जेम्स ने कहा है कि भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से स्थान कार्य समाज, प्लेस वर्क फैमिली का सूत्र किसने प्रतिपादित किया है? तो स्थान कार्य समाज, इसका प्रतिपादन फ्रेडरिक ली प्ले ने किया है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो है प्लेस वर्क और फैमिली, स्थान कार्य और समाज, अगर यहाँ समाज की जगह पे हम लोक कर दें, जो लोक कला होता है, फोक होता है, लोक कर दें अगर यहाँ पे स्थान कार्य और लोक, तो इसका उत्तर बदल जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा गिड्डिस महोदय, पैट्रिक गिड्डिस।
या पैट्रिक गैडिस, जो भी हम कहें। तो अगर यहाँ पे फैमिली की जगह अगर लोग होगा तो उत्तर पैट्रिक गैडिस होंगे। अगर यहाँ पे प्लेस, वर्क और फैमिली होगा तो इसका उत्तर ली प्ले होंगे, फ्रेडरिक ली प्ले। दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैंने एक प्रश्न रख दिया कि अगर स्थान, कार्य, समाज का प्रश्न रहेगा तो हम लोग के बारे में और पैट्रिक गैडिस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप ये दोनों प्रश्न ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनान में वर्णनात्मक लेखनों का आरंभ किस समय में हुआ था? वैसे तो पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि भूगोल की बात पहले से भी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सभी में ही भूगोल की बात रही है, लेकिन वर्णनात्मक तरीके से 9वीं शताब्दी के आसपास स्टार्ट हुई है। 800 से 900 के बीच में माना जा रहा है, क्योंकि 800 से 900 में के ही बीच में यूनानी लेखक, यूनानी कवि, यूनानी विद्वान होमर महोदय का टाइम पीरियड माना जाता है। तो होमर ने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था कि अपने पुस्तकों में उन्होंने इलियड और ओडिसी नामक पुस्तक लिखी, और उन पुस्तकों में उन्होंने भूगोल को एक विस्तृत अध्ययन के रूप में भूगोल को दिखाया था होमर ने। तो उनका टाइम पीरियड है 800 से 900 ईसा पूर्व, तो उसी के बीच में हम मानेंगे ये। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है, इलियड और ओडिसी नामक महाकाव्य की रचना किसने की? कि जैसा कि हम पहले प्रश्न में ये डिस्कस कर चुके हैं कि इलियड और ओडिसी नामक महाकाव्य की रचना होमर महोदय ने की, जो यूनानी विद्वान हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि सूर्य प्रतिदिन प्रायः समुद्र से निकलता है और सायंकाल उसी समुद्र में डूब जाता है? तो ये भी होमर महोदय ने कहा है कि सूर्य प्रतिदिन समुद्र से निकलता है और सायंकाल उसी समुद्र में डूब जाता है। होमर महोदय ने अपनी इलियड नामक महाकाव्य में कहा था। इलियड उनकी पहली है और ओडिसी उनका दूसरा महाकाव्य है। तो इलियड नामक महाकाव्य में इन्होंने कहा था कि सूर्य प्रतिदिन प्रायः समुद्र से निकलता है और सायंकाल उसी समुद्र में डूब जाता है। और होमर ने कहा था कि आकाश एक बड़े बड़े चार खंभे हैं, बड़े बड़े स्तंभ हैं जिस पे आकाश टिका हुआ है। तो ये कथन भी होमर महोदय का ही है। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, होमर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस यूनान भूगोलवेत्ता को प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है? जिस प्रकार हम पहले भी देख रहे हैं कि होमर पहले कवि थे, लेकिन उन्हें हम यूनान का पहला विद्वान नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यूनान में जो भूगोल का क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन किया वो थेल्स ने किया है। थेल्स महोदय ने पहले क्रमबद्ध अध्ययन किया भूगोल का। तो यूनानी विद्वान, जो पहले यूनानी विद्वान हैं, वो थेल्स महोदय को मानेंगे। थेल्स महोदय ने 6 सूत्र प्रतिपादित किए और इन्होंने गणित के सूत्र का प्रतिपादन किया, और इन्होंने देखा कि कैसे स्थान, प्लेस को कैसे मापते हैं। तो इन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का अध्ययन किया था और जन सामान्य के बीच में रखा इन्होंने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर थेल्स हो जाएंगे, न कि होमर। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रथम यूनानी विद्वान थेल्स को मानते हैं। थेल्स को जो एक साथ थेल्स और अनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का जनक माना जाता है, एक साथ थेल्स को और अनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का जनक। तो ये थेल्स ही हैं जो प्रथम यूनानी विद्वान हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि नील नदी को 2 नदियों, बाहेल गजल, श्वेत नील जिसे कहते हैं, और बाहेल अजरक जिसे नीली नील कहते हैं, के मेल से बनी है? किस विद्वान ने कहा कि नीली नील 2 नदियों, बाहेल गजल और बाहेल अजरक से बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर ने कहा था कि नील नदी 2 नदियों से बनी है, नीली नील और श्वेत नील। तो अनेक्सिमेंडर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। जब भी हम नील नदी की बात करते हैं प्राचीन में, तो हमारे दिमाग में हेरोडोटस आते हैं, जबकि ये वाला सेंटेंस है कि 2 नदियों के मेल से बना, ये अनेक्सिमेंडर का है। हेरोडोटस ने कहा था कि नील नदी का डेल्टा है वो इथोपिया से काट कर लाई गई मिट्टी से बनी हुई है। तो हेरोडोटस ने नील नदी के डेल्टा को डिस्क्राइब किया था अपनी पुस्तक में। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो ध्यान दीजिएगा कि अनेक्सिमेंडर है इसका सही उत्तर। अनेक्सिमेंडर ने सर्वप्रथम बताया कि नील नदी 2 नदियों के मेल से बनी है, जिसे श्वेत नील को इन्होंने बाहेल गजल कहा था और नीली नील को इन्होंने बाहेल अजरक कहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किस भूगोलवेत्ता ने किया था? नोमोन नामक यंत्र
इस यंत्र को ऐसे बीच में रख के इसकी परछाई को देखते थे कि इसकी परछाई किधर पड़ रही है, कितनी डिस्टेंस में पड़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम दो स्थानों के बीच की दूरी माप सकते हैं। तो नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार अनेक्सिमेंडर ने किया था। अनेक्सिमेंडर और थेल्स को एक साथ गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। और ऑप्शन सी जो है हिकैटियस, ऑप्शन सी हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और थेल्स और अनेक्सिमेंडर को एक साथ भूगणित का पिता कहा जाता है। और नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार अनेक्सिमेंडर ने किया था। तो इसका सही उत्तर हम ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर है अनेक्सिमेंडर। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस भूगोलवेत्ता ने अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया? पहले ये माना जाता था कि अफ्रीका और एशिया दो महाद्वीप नील नदी द्वारा विभाजित हैं। नील नदी को विभाजक बताया गया था, जबकि हेरोडोटस ने बताया, हेरोडोटस जो इतिहास के पिता हैं, इन्होंने यात्राएं की थी, लंबी यात्राएं की थी, और इन्होंने बताया कि अफ्रीका और एशिया जो महाद्वीप हैं, तत्कालीन जो भी भूभाग खोजे गए थे, जो महाद्वीप हैं वो लाल सागर द्वारा पृथक होते हैं, लाल सागर द्वारा विभाजित होते हैं, हेरोडोटस ने बताया था। और हेरोडोटस ने ये भी बताया था कि अपनी यात्राएं जो की थी इन्होंने, उस हिसाब से इन्होंने बताया था कि कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है, पूर्णतः आंतरिक सागर है, इन्होंने बताया था, जो वर्तमान में सत्य है कि कैस्पियन सागर आंतरिक सागर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस विद्वान ने कहा कि पृथ्वी ईश्वरीय योजना का केंद्र है जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो महोदय ने कहा था कि पृथ्वी ईश्वरीय योजना का केंद्र है और इसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। प्लेटो एक दार्शनिक थे। इन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है, और इसके पक्ष में इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया था। जो प्लेटो ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो इसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दिया था। हालांकि इनके शिष्य थे अरस्तु ने इसके पक्ष में प्रमाण दिया था कि। चलिए हम अगले प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं कि किसने सर्वप्रथम पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया? जियोग्राफी जो शब्द का प्रयोग किया इराटोस्थनीज ने किया था। इराटोस्थनीज को इसीलिए वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता कहते हैं, वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता। अगर भूगोल का जन्मदाता आता है तो हम हिकैटियस को मानेंगे, और वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता आता है तो हम इराटोस्थनीज को मानेंगे। इराटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द को दिया था। और इनकी जो पुस्तक है ज्योग्राफिया इनकी पुस्तक है, वो भी काफ़ी फेमस है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ज्योग्राफिया नामक पुस्तक इराटोस्थनीज ने लिखा था। और भूगोल के लिए इन्होंने जो शब्द दिया था वो ज्योग्राफी दिया था, या ज्योग्राफिया अगर आए तो ज्योग्राफिया, अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी शब्द दिया था इन्होंने। और इराटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को मापा था। इन्होंने 25,000 मील इसकी गणना की थी कि 25,000 मील है पृथ्वी की परिधि। पृथ्वी की परिधि जो वर्तमान में मापी गई है वो 24,840 मील है। इस प्रकार इराटोस्थनीज की गणना लगभग सही है। और ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इराटोस्थनीज। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस यूनानी विद्वान ने वनस्पति और जलवायु अंतर संबंधों का परीक्षण किया और वनस्पतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया? तो वनस्पतियों का जो तुलनात्मक अध्ययन किया था वो थियोफ्रेस्टस ने किया था। थियोफ्रेस्टस ने बताया था कि वनस्पति और जलवायु के बीच कैसे अंतर संबंध है, कैसे वनस्पतियां जलवायु पे डिपेंड करती हैं। जलवायु बदलने पर वनस्पतियां भी बदल जाती हैं, उनकी प्रकृति बदल जाती है। और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पिता हैं और वनस्पति और जलवायु के बीच अंतर संबंधों का परीक्षण किया था, वनस्पतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपके 20 प्रश्न हो गए हैं और आगे की वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। अगले 10 या अगर जैसे भी आपकी डिमांड रहेगी हम 20 प्रश्नों पर चर्चाएँ करेंगे। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया गया है, आप वहां से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।